So today is the second lecture of electrostatics. Good morning everyone. आज हम लोग बेसिकली हाउ टू प्रोड्यूस चार्ज पढ़ेंगे आज हम लोग. ठीक है. लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हम लोग बेसिकली व्हाट इज चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है. हमने चार्ज को लेके पढ़ा था कि चार्ज बेसिकली कुछ नहीं, हमारे बॉडी के अंदर की एक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है हमारे बॉडी की, which decides कि हम पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, जिसके वजह से हम पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस लगते हैं. फिर ये था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. उसके बाद हमने कई प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़े थे. इसमें यूनिट होता है कूलम. ठीक है. इसके बारे में कल ग्रुप में वैष्णवी ने सवाल पूछा था कि सर ईएसयू और ईएमयू क्या होता है. याद रखिएगा, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, दो और यूनिट्स ऑफ चार्जेस होते हैं बट ऑब्सोलीट हो चुके हैं, इनका कोई यूज नहीं आता है. ठीक है. इसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, यानी चार्ज जो होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है. इसके बाद हमने पढ़ा था कि चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर. बिल्कुल सही है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इसको लेके हमने एनिलेशन थ्योरी और पेयर प्रोडक्शन थ्योरी पढ़ा था. हमने कई केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे हम लोगों ने. इसके बाद हमने पढ़ा था कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड नेचर, Q इक्वल्स टू NE. ठीक है. इसके बाद हमने पढ़ा था कि चार्ज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है, यानी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है. आज हम लोग देखते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस अ चार्ज, क्योंकि अभी तक का हमारा बहुत क्लियर आइडिया है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम चार्ज प्रोडक्शन कहते हैं. तो इसी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे. देखते हैं. टुडेज डेट इज 29th of April. Today's date is 29th of April. सेकेंड लेक्चर अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और आज हम शुरू करने वाले हैं चार्जिंग ऑफ अ बॉडी. ठीक है. चार्जिंग ऑफ अ बॉडी का पहला टाइप होता है, हेडिंग डाल दीजिए, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, या मेथड्स ऑफ चार्जिंग भी लिख सकते हैं बेटर वर्ड्स में, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग. वेरी गुड. मेथड्स ऑफ चार्जिंग. ठीक है. हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखने वाले हैं अभी. ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे जो पहला टाइप होता है वो होता है कंडक्शन. ये कंडक्शन क्या होता है? अगर कंडक्शन का कोई सिंपल मीनिंग अगर आपको समझना हो तो चार्जिंग विद डायरेक्ट कांटेक्ट, इसका सिंपल अगर वर्ड वे समझना हो अगर, तो चार्जिंग विद डायरेक्ट कांटेक्ट, विद डायरेक्ट कांटेक्ट. सिंपल मीनिंग है चार्जिंग विद डायरेक्ट कांटेक्ट. अब ये कैसे होता है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. तो मैंने मान लिया कि मैंने एक चार्ज बॉडी ले लिया. हमने क्या ले लिया? एक चार्ज बॉडी ले लिया. चार्ज बॉडी ले लिया. अभी लिखने की जरूरत नहीं, लिखवा देंगे लास्ट में. चार्ज बॉडी ले लिया. और एक हमने अनचार्ज बॉडी ले लिया. अनचार्ज बॉडी हमने एक ले लिया, कंसिडर कर लिया. हमने एक अनचार्ज बॉडी ले लिया. ठीक है. अनचार्ज बॉडी ले लिया हमने. ठीक है. हमने एक चार्ज बॉडी ले लिया और हमने एक साथ में अनचार्ज बॉडी कंसीडर कर लिया. ठीक है. मैं चैट नहीं देख रहा था. हाँ चलो. तो अब दो बॉडीज हमने ले ली है. अब क्या होता है कि अगर हम चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर लेके आए, ठीक है, हम चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आएंगे, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट में लाने का मतलब क्या होता है? सीधे टच करते हैं या तो किसी वायर से कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आएंगे. उस वक्त क्या होगा? उस वक्त एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होगा, एंड दिस इज कॉल्ड कंडक्शन. तो एक बार इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, उसके बाद इसको और समझने की कोशिश करेंगे. देखते हैं. डेफिनेशन लिखते हैं. द मेथड ऑफ चार्जिंग, डेफिनेशन लिखते हैं. द मेथड ऑफ चार्जिंग, द मेथड ऑफ चार्जिंग in which charge is transferred
from one body to another when in direct contact. सब लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखिए, फिर मैं समझाता हूं कि आखिर ये कैसे होता है। सब लोग इसका डेफिनेशन लिखिए, फिर मैं आपको इसके रीजन समझाता हूं। हमने अभी तक पढ़ा कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर जब दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। क्लियर है? फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर बना करके समझेंगे हम लोग तुरंत। अभी पहले आप सिर्फ डेफिनेशन लिखिए, सब लोग सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस करें। ठीक है, जब लिख लो जस्ट से डन। और किसी को कुछ भी पूछना, जस्ट रेज योर हैंड्स। ठीक है, बिल्कुल सिद्धांत। अब फिगर फिगर पहले समझ लेते हैं, फिर बनाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है, उसके बाद हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब हमने देखा कि एक चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी से हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमने एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से कनेक्ट कर दिया। तो अब हम क्या देखेंगे, तो दो बॉडीज है मेरे पास, एक है बॉडी ए, दूसरा है बॉडी बी। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात होती है कि बॉडी में दोनों का अपना अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इसको बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ईच बॉडी, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर दोनों बॉडी का अगर आप देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों बॉडी का एक अपना अपना पोटेंशियल होगा। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल ऑफ ए, तो पोटेंशियल ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट टाइम्स क्यू अपॉन रेडियस। क्लियर है? अगर मैं पोटेंशियल ऑफ बी की बात करूंगा तो उसका क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि चार्ज क्या है उस पर, जीरो। अनचार्ज बॉडी है ना, अनचार्ज बॉडी है तो उस पर चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैंने बोला, जैसे याद करो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में GM/R होता था, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, KQ/R। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमें अभी नहीं पढ़ा है, हमने अभी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन हम बस एक बेसिक याद रखते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ये वाला पोटेंशियल जो है वो हायर पोटेंशियल पे है, और ये वाला क्या है, ये क्या है, लोअर पोटेंशियल। हम एक बात जानते हैं और एक हमें याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है। क्लास 10th में हमने इसको यूज किया था। और नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर टू हायर पोटेंशियल फ्लो करता है। तो हम एक बात कह सकते हैं हमेशा, नोट करके, यहाँ पे नोट करके कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड वाइस वर्सा, मतलब नेगेटिव चार्ज के लिए ठीक उल्टा। क्लियर? अब बताओ कि अगर पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव कर सकता है,
तो क्या मेरा चार्ज क्या इधर से फ्लो नहीं कर जाएगा? अब सवाल उठता है कि चार्ज फ्लो तो चलो हायर से लोअर कर जाएगा, लेकिन कब तक फ्लो करेगा? सिंपल सी बात है कि अभी चार्ज मेरे पास ज्यादा है, इसके पास जीरो है, तो पोटेंशियल ज्यादा है इसका और इसका पोटेंशियल कम है। जैसे से चार्ज ट्रांसफर करना शुरू करेगा, एक का पोटेंशियल कम होने लगेगा, दूसरे का पोटेंशियल बढ़ने लगेगा, और एक ऐसा वक्त आएगा जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। उसको हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम। उस इक्विलिब्रियम पे जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो फ्लो ऑफ चार्ज रुक जाएगा। यानी कंडक्शन में हम बहुत सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि चार्ज का फ्लो पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से होता है। पहला पॉइंट, चार्ज का जो फ्लो हो रहा है दो बॉडी के बीच इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। पहला पॉइंट। दूसरा, चार्ज फ्लोज अंटिल, चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है क्या सबको? क्या ये बात समझ में आई क्या? मैं बड़ा सिंपल से बात कर रहा हूं। पोटेंशियल का एक फॉर्मूला एडिशनल बता रहा हूं जो आपको याद रखना है, के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर याद रखिएगा, चार्ज पे डिपेंड करता है सीधा सीधा। पॉजिटिव होगा तो हायर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। इतना ही नॉलेज अभी हमको चाहिए यहाँ पे, और कुछ नहीं चाहिए। के कोई कांस्टेंट है, ठीक है? तो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हायर पोटेंशियल होगा, सामने वाला लोअर होगा, फ्लो कर जाएगा। नेगेटिव चार्ज होगा तो लोअर पोटेंशियल होगा, सामने वाला जीरो होगा। और नेगेटिव चार्ज कैसे मूव करता है? लोअर टू हायर मूव कर जाएगा। तो किसी भी हालत में चार्ज का फ्लो हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो पूछो, अदरवाइज इस फिगर को आप बनाएं, उसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, मैं बड़ा सिंपल वर्ड्स में लिखता हूं कि फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज। इसके बाद मैं आपके सवाल भी लूंगा। फ्लो ऑफ चार्ज इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। इसको पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा टेक्निकल वर्ड लगता है, बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। चार्ज फ्लो until until VA, दोनों का पोटेंशियल VA गेट्स इक्वल टू VB। ठीक है, पहला सवाल आया है, सर राघवेंद्र ने कहा सर इट इज मटेरियल डिपेंडेंट। बिल्कुल नहीं राघवेंद्र, मटेरियल पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, और पोटेंशियल का मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने बोला कंडक्शन, राघवेंद्र मैं आ रहा हूं, ठीक है? मैंने बोला कि कंडक्शन क्या है? एक मेथड ऑफ चार्जिंग है, ठीक है? जहां पे एक चार्ज बॉडी लेते हैं और एक अनचार्ज बॉडी लेते हैं, दोनों को टच कर देते हैं, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज फ्लो कर जाता है। बड़ा सिंपल सा बात है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है। कितना होता है, क्या होता है, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला कि जब दो बॉडी को हम टच करते हैं तो क्या होता है कि एक बॉडी जो होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है, जो चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, वो हायर पोटेंशियल पे, दूसरा वाला लोअर पोटेंशियल पे है। तो पोटेंशियल का एक डिफरेंस हो गया। अब पोटेंशियल का जैसे ही डिफरेंस होता है तो चार्ज फ्लो करने लगता है। और चार्ज की टेंडेंसी हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर एंड नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। ये बात हमने बैटरी जब पढ़ा था क्लास 10th में, करंट कैसे फ्लो करता है, तो वहां भी पढ़ा था हमने कि बैटरी क्या करता है करंट के फ्लो में, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देता है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही करंट फ्लो करने लगता है। क्लियर है? तो ये है पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड वाइस वर्सा। तो यहां भी हायर टू लोअर फ्लो कर रहा है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज जो है वो हायर टू लोअर क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है पॉजिटिव चार्ज। अब मैं बोल रहा हूं कि कब तक,
आखिर चार्ज कब तक फ्लो करेगा? तो आपको भी पता है जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो ज्यादा वाले में चार्ज कमेगा, जीरो वाले में चार्ज बढ़ रहा है। एक तो ऐसा वक्त आएगा जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, वहां पे चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थ्योरी इतना ही है इसमें, क्यों होता है और कब तक होता है, ये दो चीजें जाननी है। फिर न्यूमेरिकल्स में तो सारा लॉजिक समझ ही लेंगे हम लोग। क्या सबको मेरी बात क्लियर है? क्या सबको ये समझ में आया कि आखिर कंडक्शन कैसे होता है? लिख लिया क्या? वैष्णवी, मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है, के टाइम्स क्यू अपॉन आर। अभी हमने वो नहीं पढ़ा है, हम लोग टॉपिक में आगे पढ़ेंगे या दूसरे चैप्टर में नहीं आता है वो। तो पोटेंशियल किसी भी बॉडी का के क्यू बाई आर है। के क्या होता है? कांस्टेंट है। क्यू क्या है? चार्ज है। और आर क्या है? आर क्या है? मेरा एक तरीके से रेडियस है, साइज है। ठीक है, तो के क्यू बाई आर किसी का पोटेंशियल हम लेते हैं। आपको एक बात उससे समझ में आती है, जितना बड़ा ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा। कल्याणी ने पूछा है ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर, नॉट गुड कंडक्टर, मीडियोकर कंडक्टर कल्याणी, नॉट बेस्ट ऑफ कंडक्टर। ठीक है, राघवेंद्र आपने पूछा था इंसुलेटर है, हो सकता है क्या? मैं समझा नहीं था उस क्वेश्चन को, दोबारा आप मुझे रिपीट कर। ठीक है, सबने लिख लिया आई थिंक। अब थोड़ा एक एग्जाम्पल भी देखा जाए, ऐसे थोड़े काम चलेगा, बिना एग्जाम्पल का थोड़े मजा आएगा। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको एक सिंपल कंडक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं। मैं एग्जाम्पल देता हूं कि मेरे पास एक बॉडी है ए और एक दूसरा बॉडी है बी। दो बॉडीज है ए और बी, क्लियर? अब ए और बी में मान लेते हैं कि मेरे पास इसके पास जो चार्ज है वो Q1 है, और मैं दूसरा वाला भी अनचार्ज नहीं ले रहा हूं, मैं दूसरा वाला भी अनचार्ज नहीं ले रहा हूं, दूसरा वाला भी ले रहा हूं। दोनों चार्ज बॉडी है, दोनों चार्ज बॉडी है, अपना अपना साइज है। एक का रेडियस मैंने मान लिया R1 और दूसरे का मान लिया R2। सही बात। मान लीजिए कि हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया, मान लीजिए कि दोनों कनेक्ट कर दिया, तो आप बोलोगे ना इससे चार्ज फ्लो करने लगेगा। फिर आप दिमाग लगाओगे इससे चार्ज कैसे फ्लो करेगा? हायर टू लोअर। तो हायर टू लोअर जब करेगा तो आपको पता नहीं है कि किधर मूव करेगा। तो मैं हमेशा एक तरीका कहता हूं, जब आपको कुछ आइडिया नहीं हो तो आप कुछ नहीं कीजिए, मान लीजिए कि चार्ज एक से दूसरी तरफ जा रहा है, और मान लीजिए कि Q चार्ज Q1 से लेके Q2 में चला गया। अगर Q1 से Q2 में Q चार्ज चला गया तो आपको भी मानना पड़ेगा कि पहले वाले बॉडी में अब कितना बचा? Q1 माइनस Q बचा। और दूसरे वाले में कितना बचा? Q2 प्लस Q बचा। मानते हो कि नहीं? इतना बताओ, क्या आप लोग मानते हो कि नहीं इस बात को कि पहले वाले में अगर पहले वाले से दूसरे वाले में Q चार्ज चला गया अगर, तो पहले वाले में कम हो जाएगा, दूसरे वाले में बढ़ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सही बात है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि चार्ज का फ्लो जब रुकेगा, जब चार्ज का फ्लो रुकेगा तो एट इक्विलिब्रियम, अगर मैं पूछूं कि एट इक्विलिब्रियम एक बात होता है कि पोटेंशियल ऑफ ए मस्ट बी पोटेंशियल ऑफ बी। मानते हो क्या? इक्विलिब्रियम वहीं पे होगा जहां पे ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाए। चार्ज का ऐसा फ्लो हो कि ए और बी दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम हो जाए। अच्छा, हम पोटेंशियल का फॉर्मूला तो जानते हैं, हम पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या देखे थे? के क्यू बाई आर। क्या लिख सकते हैं? Q1 माइनस क्यू अपॉन R1 इक्वल्स टू के Q2 प्लस Q अपॉन R2। जब ये सिनेरियो आ जाएगा चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। अग्री क्या? जब ये सिनेरियो आ जाएगा तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि फ्लो ऑफ चार्ज विल स्टॉप? क्लियर है? के Q1 माइनस Q अपॉन R। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
क्या ये क्लियर है? क्या आप लोग चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे इससे? इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये, कोई न्यूमेरिकल्स दे दूं कितना भी टफ, क्या ये बन जाएगा क्या कंडक्शन का? कंडक्शन का लॉजिक मैं बताना चाह रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन का स्पेशल केस बताना चाह रहा हूं कि आपके पास किसी तरह का सवाल आ जाए, आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम में क्या चार्ज ट्रांसफर हुआ है वो निकालना है। अगर तो मान लीजिए ना कि एक्स इधर से उधर चला गया है, मान लीजिए हमने क्यू मान लिया एक्स से उधर गया, एक में कमेगा दूसरे में बढ़ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए तभी चार्ज का फ्लो रुकेगा। तो क्वेश्चन आता है फाइंड फाइनल चार्ज ऑन टू बॉडीज, निकाल लेंगे क्यू? बोलिए क्लियर है क्या? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? ये कंडक्शन का न्यूमेरिकल्स आ जाने के बाद हम कभी गलत ना करें, मैं उसके तरफ बढ़ रहा हूं। लॉजिक पे जाओ, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मैं आपको बोल रहा हूं एक जो स्पेशल केस आता है, मैं यहां के एक स्पेशल केस की बात करना चाहता हूं। स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस मान लेते हैं कि दोनों R1 इज इक्वल टू R2। मान लीजिए स्पेशल केस जो आपके एनसीईआरटी में सिर्फ यही केस हर जगह रहेगा आपको, कि दो बॉडी सेम साइज का कनेक्ट किए हैं। R1 इक्वल टू R2 का मतलब क्या है? सेम साइज। ये एनसीईआरटी का मेन क्वेश्चन यही रहेगा आपको। एनसीईआरटी में आपको बोर्ड लेवल पे यही पूछा जाता है हमेशा कि सेम साइज का मान लीजिए कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा। सेम साइज का अगर कनेक्ट कर दिया तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि अब R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? Q1 माइनस Q इज इक्वल टू Q2 प्लस Q, सब कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल ही हो जाएगा, R1 R2 कैंसिल ही हो जाएगा, तो कुछ बचेगा नहीं, तो यही बचेगा। तो फाइनल हम निकालने की कोशिश करते हैं, क्या हो जाएगा? 2Q, 2Q इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। तो Q इक्वल्स टू कितना हो गया? कितना हो गया? Q स्मॉल q इक्वल्स टू कितना आ गया? Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 आ गया क्या? ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, जो इसका फाइनल चार्ज इंपॉर्टेंट होगा। चलो देखते हैं। अगर कोई मेरे से पूछे कि फाइनल चार्ज ऑन ए, फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज ऑन ए कितना होगा, तो क्या बोलोगे आप? Q1 माइनस स्मॉल q, मतलब Q1 माइनस माइनस Q2 बाई 2। तो सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2। खुद से सॉल्व करेंगे सब लोग, और उसी तरीके से आप QB को सॉल्व कीजिएगा तो वो कितना हो जाता है? वो भी हो जाता है Q1 प्लस Q2 बाई 2। सब लोग सॉल्व करके निकालें। जो फाइनल रिजल्ट है वो यही है कि जब दो सेम साइज के बॉडी को टच करेंगे तो आधा आधा चार्ज दोनों में डिवाइड हो जाएगा, सीधा सीधा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर दो बॉडी सेम साइज का टच करेंगे, जो एनसीईआरटी का मेजर टाइप है क्वेश्चन का बोर्ड्स का, अगर टच करेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा? इक्वली दोनों में डिवाइड हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नहीं तो खुद सॉल्व कर लो ना, Q2 प्लस Q निकाल के देख लो एक बार। जल्दी से इस एग्जांपल को लिखे, इसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। दो ही आ सकता है, सेम साइज डिफरेंट साइज। सेम साइज आधा आधा चार्ज, डिफरेंट साइज पोटेंशियल से निकालेंगे। डिफरेंट साइज वाला जेई के लिए रखते हैं, जे नीट के लिए रखते हैं, सेम साइज वाला बोर्ड्स के लिए रखेंगे। एवरीवन नोट इट डाउन, सब लोग उसको नोट करें समझ के, सिर्फ नोट करने के नाम पे नहीं।
कल्याणी वैसे तो ये पॉइंटलेस क्वेश्चन है जिसका कोई लेना देना नहीं है टॉपिक से, और इस टॉपिक के आसपास भी नहीं है जो हम बेसिक जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चार्ज करना बड़ी बात नहीं है, चार्ज की स्टोरेज बड़ी बात है। कैन इट रिटेन चार्ज? नो, ह्यूमन बॉडी कांट। ठीक है, फोकस करें टॉपिक जो चल रहा है, जो न्यूमेरिकल्स का ट्रेंड हम देख रहे हैं उस पर। ठीक, कोई पॉइंट नहीं है इस क्वेश्चन का। चलिए ये हो जाए, फिर एक दो क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग इस पर। कंडक्शन खत्म। आनंद क्लियर है क्या? आनंद कुमार, आयुषी, चलो जिन लोगों ने लिख लिया है वो अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। लॉजिक समझ गए फिर क्वेश्चन में दम नहीं है। ठीक है आनंद, बिल्कुल सही है। ये ठीक है, थोड़ा यूनिट ठीक है, चलो वही लिख रहे हो। ठीक है शिवम। नहीं, इंजन गलत है। निधि सही है। देखो जब सेम साइज का बॉडी है, आनंद गलत है। जब दोनों बॉडी सेम साइज का है तो टोटल चार्ज कितना होगा? 14 - 2 = 12 माइक्रोकुलम। टोटल चार्ज तो 12 माइक्रोकुलम ही होगा। अब साइज अगर सेम है तो दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर साइज सेम है तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। कितना कितना? 6 माइक्रोकुलम और 6 माइक्रोकुलम। इज इट क्लियर क्या? इज इट क्लियर? करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट? 6 माइक्रोकुलम। 6 माइक्रोकुलम। डन हो गया, आगे बढ़ते हैं। आनंद क्लियर है क्या? आनंद गलत हुआ था आपका। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन बोथ स्फीयर्स।
लेट्स ट्राई एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है। मैंने जो तरीका बताया था क्यू ट्रांसफर करके मान लो क्यू कुछ, उसके बाद पोटेंशियल इक्वेट कर दो। दीप सही है, गुड। सही है आनंद, वेरी गुड। नहीं वैष्णवी गलत है। शिवम सही है, दूसरे एक का बताया आपने, दूसरे वाले का बता लीजिए। नहीं दोनों का तो उतना नहीं होगा ना शिवम, दोनों का तो उतना नहीं होगा। मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूं ना कि आप एक मान लीजिए कि कहीं से क्यू चार्ज फ्लो कर गया। नहीं सिद्धार्थ गलत है, सिद्धार्थ गलत हुआ, नहीं समझ में आया टॉपिक अभी लगता है। शिवम सही है। त्रिपाठी गलत है, लॉजिकली भी गलत है वो तो। वैष्णवी गलत है। आप वैष्णवी सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उसमें एक एक अप्रोक्सीमेशन अंदाजा लगा रहे हो क्या हो सकता है। बल्कि हमने क्या बोला कि एक बॉडी दो दो बॉडी आपके है डिफरेंट साइज का, तो आपको इक्वेट करना पड़ेगा। जस्वी ने पूछा, जस्वी पूछिए। सर अब जो लास्ट वाले एग्जांपल में क्यू ए और क्यू बी निकाला है ना, वो कैसे निकाले नहीं समझ में आया। अभी पूछ रहे हो जस्वी? सर ये पीछे वाले स्लाइड में था। कहाँ निकाले हैं? और पीछे सर। हाँ वही तो कह रहा हूँ, अभी पूछ रहे हो इतना लेट से, इतना सर टाइम हो गया। हम ट्राई कर रहे थे सर समझने के लिए, लेकिन नहीं समझ में आया। ठीक है, कौन सा क्या ये मैंने बोला, मैंने स्मॉल क्यू कितना ट्रांसफर चार्ज है वो निकाला है। Q1 माइनस क्यू, ये हमारा चार्ज पहले वाले में कितना है फाइनल? पहले वाले में Q1 माइनस क्यू, यस सर Q1 माइनस क्यू है। वैल्यू पुट कर दिए हैं। तो फिर सर Q1 प्लस Q2 आएगा फिर। एलसीएम ले लो यशवी, एलसीएम ले लो, कितना होगा? क्या 2Q1 नहीं हो जाएगा? अच्छा यस सर समझ में आ गया। चलिए चलिए, फॉर्मूला तो याद रखना नहीं है, मैं तो हमेशा कहता हूं इस क्वेश्चन में तो क्या फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने बोला कि मान लीजिए किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्यू चार्ज जा रहा है, कोई दिमाग नहीं लगाया कौन हायर कौन लोअर, कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, सही है निधि? तो हमारे पास क्या इसमें अब चार्ज कम हो जाएगा क्या? 10 माइनस क्यू हो जाएगा क्या? 10 माइनस क्यू हो जाएगा क्या? 10 माइनस क्यू हो गया क्या? 10 माइनस क्यू होगा क्या? दूसरे में 10 प्लस क्यू हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम आपको भी पता है, एट इक्विलिब्रियम दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? के क्यू 10 माइनस क्यू अपॉन R1 कितना है, रेडियस कितना है 5, इक्वल्स टू के क्यू 10 प्लस क्यू अपॉन रेडियस कितना है 2.5। ठीक बात है, के क्यू बाई आर दोनों का सेम हो जाना चाहिए। अब 2.5 का डबल होता है ये, के और के कैंसिल हो गया, तो क्या लिख सकते हैं फाइनल इक्वेशन कितना आ रहा है? 10 माइनस क्यू बाई 2 इक्वल्स टू 10 प्लस क्यू। इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस क्यू इज इक्वल टू, डबल मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 2Q। क्लियर है? तो 2Q प्लस क्यू कितना हो जाएगा? 3Q। और 10 माइनस 20 कितना हो जाएगा? -10। तो Q इक्वल्स टू कितना हो गया? -10/3 कूलम। इसका मतलब क्या है कि हमने चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन गलत ले लिया है, हमें उल्टा लेना चाहिए था। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई भी ले आंसर में तो हमें बता ही देगा कि हम गलत लिए कि सही लिए। इसीलिए मैं कहता हूं इस पे दिमाग नहीं लगाना है कि चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा। आप क्यों मान लीजिए कहीं से भी पॉजिटिव आया तो ठीक डायरेक्शन लिया है, नेगेटिव आया तो गलत डायरेक्शन लिया है हमने। तो Q जो है वो क्या आ गया? -10/3 कूलम। अब हमारे पास क्या पॉइंट है?
अब हमारे पास पॉइंट है कि पहले वाले में चार्ज ऑन ए कितना होगा, चार्ज ऑन ए अगर पहला वाला बॉडी का देखें तो 10 माइनस क्यू है, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 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 प्लस 10/3 इक्वल्स टू 40/3 कूलम। और बी में कितना हो जाएगा 10 प्लस क्यू है, तो 10 माइनस 10/3 इक्वल्स टू 20/3 कूलम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है ये? मुझे लगता है सबके ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं। आनंद, एक सवाल लास्ट टाइम दिया था कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, क्लियर है क्या? लास्ट डे नोट में एक क्वेश्चन लिखवाया था, तो यही था अपना पहला मेथड, कंडक्शन। कंडक्शन खत्म हो गया, अब हम बात करेंगे चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय इंडक्शन, क्लियर है? अब हम एक नए मेथड ऑफ चार्जिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है इंडक्शन, सेकेंड पार्ट। अब इंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन होता था चार्जिंग बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, इंडक्शन होता है चार्जिंग विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर मैं इंडक्शन के बारे में लिखूं तो ये होता है चार्जिंग विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट, विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट। चार्जिंग विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट, क्लियर है? चार्जिंग विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है, ये होता है इंडक्शन, क्लियर है? अब इंडक्शन की बात करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा इसका, ठीक है, डेफिनेशन समझने करते हैं। It is a method of charging. It is a method of charging it is a method of charging in which a neutral body is charged when a charged body placed near it, ठीक है? इट इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग। इसको सिंपल वर्ड्स में लिखो तो चार्जिंग विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट, ऐसा मेथड ऑफ चार्जिंग जहां बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के सामने वाले बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर स्टेटमेंट अगर लिखोगे तो इट इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग इन व्हिच अ न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज व्हेन अ चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड नियर इट, ठीक है? मैं इसको समझाता हूं, ये बड़ा सिंपल सा होता है, ठीक है? मैं आपको इसके लिए एक लाइव एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। क्या आपने देखा है क्या कि रब करके, स्केल को रब कर करके हम पेपर उठाते थे, देखा था क्या? तो पेपर में तो कोई चार्ज होता नहीं था, ये पेपर कैसे उठ जाता था? पेपर में कैसे उठ जाता था? मैंने याद करो, मैंने बताया था रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में, कि क्या होता था कि चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी न्यूट्रल बॉडी को भी क्या कर सकता था? इंडक्शन के थ्रू चार्ज कर सकता था। कैसे? समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक चार्ज बॉडी को लेके आए, एक चार्ज बॉडी है मेरे पास, एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, चार्ज है अनचार्ज, हम उसको एक दूसरे के क्लोज लेके आए। तो अनचार्ज बॉडी में जनरली न्यूट्रल बॉडी है, तो उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, लेकिन इस बाहरी चार्ज के इन्फ्लुएंस में इस न्यूट्रल बॉडी में या अनचार्ज बॉडी में एक चार्जेस में रीअरेंजमेंट होता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाले अट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव वाले रिपेल कर रहे हैं। तो इस अरेंजमेंट की वजह से हमने ऑब्जर्व किया कि सारा जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑलमोस्ट पार्शियली क्या हो गया? इधर प्लेस हो गया, क्लियर है? और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो किधर हो गए? कुछ इस साइड चलेगा, क्लियर है? इसीलिए हम कहते थे कि चलो सामने वाला को नेगेटिव बना दिया, अब इसको अट्रैक्ट भी कर सकता है।
तो इंडक्शन के थ्रू हम किसी बॉडी को, अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा अभी अट्रैक्शन से लेना देना नहीं है, चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ। तो आपने गौर से देखा कि एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज के पास लेके आए तो उसके अंदर एक चार्जेस का रीअरेंजमेंट होता है, जिसके वजह से ऑपोजिट चार्ज जो होता है वो एक फेस पे आ जाता है, और सिमिलर चार्ज या सेम चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, वो क्या हो गया, दूसरे फेस पे आ गया। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई क्या? वो बॉडी टोटली न्यूट्रल है, लेकिन उसका एक फेस नेगेटिवली चार्ज आ गया है, दूसरे फेस में उसके बॉडी के पॉजिटिवली चार्ज आ गया है। क्लियर है? तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ठीक है। हमने क्या किया कि जो अनचार्ज बॉडी है उसके फेस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पूछिए आशीष। सर वो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, इसमें कोई गेन या लॉस नहीं होता है सर कुछ नहीं हुआ, इंडक्शन में? कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है क्या? नहीं हुआ। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ, चार्ज का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। वो न्यूट्रल का अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन उसका एक फेस पे सारे क्या आ गए, नेगेटिव आ गया, दूसरे फेस पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। क्लियर है? तो हम एक सिंपल सा लिख सकते हैं कि व्हेन अ चार्ज बॉडी, सब लोग लिखें इसको, पहला लाइन लिखिए और ये फिर फिगर बनाए। व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट चार्ज बॉडी लिख देता हूं ब्रैकेट में ए, व्हेन अ चार्ज बॉडी ए brought near uncharged body B, brought near uncharged body B, when a charged body is brought near uncharged body B, then rearrangement of charges take place in uncharged body. कोई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज हुआ है। क्लियर है? बोलिए, क्लियर है क्या? क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? रीअरेंजमेंट हो रहा है, और कैसे रीअरेंजमेंट हो रहा है वो फिगर से क्लियर होगा आपको। ठीक है, कि ऑपोजिट चार्जेस वाला अपने तरफ आ गया और सिमिलर चार्जेस वाला क्या हो गया, ऑपोजिट फेस पे चला गया। क्लियर है? लिख सकते हैं हम लोग, फेस P of uncharged body is negatively charged. और इसीलिए ये अट्रैक्ट भी कर देगा। ठीक है, सिद्धांत ने पूछा है कि सर रीअरेंजमेंट जो होता है उसमें कितना टाइम लगता है? इट्स इंस्टेंट। सिद्धांत ये इंस्टेंट होता है। ये एग्जाम्पल देखो ना, वो पेपर वाला जो करते हो टाइम लगता है क्या? रब करते हो, स्केल चार्ज है आपका, जैसे पेपर के पास लेके आओ तो अट्रैक्ट कर लेता है। सर आनंद ने पूछा कि सर इस केस में भी हायर से लोअर जाएगा। नहीं आनंद, इसमें चार्ज का ट्रांसफर हो कहाँ रहा है? आनंद, क्या इस केस में कोई चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है क्या? नहीं, तो वो बनता ही नहीं है। आयुषी ने पूछा है कि सर इसमें सारा चार्ज न्यूट्रल होता है क्या? देखो देखो आयुषी, बड़ा क्लियर बात है, अनचार्ज बॉडी पहले न्यूट्रल था,
अभी भी नहीं। मैं अगर बोलूं कि मेरा बॉडी न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव है निगेटिव है, अगर मैं बोलूं कि मेरे एक हाथ में सारे पॉजिटिव चार्ज को भर दूं, उसमें बॉडी के सारे पॉजिटिव चार्ज को, और एक हाथ में सारे बॉडी को नेगेटिव चार्ज को भर दूं, तो मेरे बॉडी में टोटल चार्ज तो सेम है, कि मेरा एक हाथ पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक हाथ हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है क्या आयुषी? रविशंकर ने जो सवाल पूछा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रविशंकर का सवाल है कि सर ये क्या लिमिटेड टाइम के लिए होता है? मतलब रविशंकर, अगर मैं सही समझ रहा हूं आपके सवाल को, तो आप ये पूछना चाहते हो ये परमानेंट होता है कि टेम्पररी होता है? तो ये क्या रविशंकर, रिप्लाई कर सकते हो आप? मेरा जो अपना अंदाजा है कि आप पूछना चाहते हो परमानेंट होता है कि टेम्पररी होता है। ठीक है, हम आते हैं इसमें, बिल्कुल सही। इस पे तो पूरा टॉपिक ही है अपना। मैं आता हूँ सब आपके सवाल पे। शिवम ने पूछा सर रब करना विद सिल्क क्लॉथ तो फिर डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा ना? रब करना विद डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा? नहीं शिवम, रब करने वाला प्रोसेस फ्रिक्शन से हो रहा है, वो थर्ड चीज। लेकिन उसके बाद रब करके चार्ज करके पेपर को उठाना तो इंडक्शन से हो रहा है। इफेक्ट कंडक्शन का ज्यादा टाइम तक होता है? नहीं, कंडक्शन तो टाइम लेगा, कंडक्शन वुड टेक टाइम ऑब्वियसली। ठीक है, इंडक्शन इंस्टेंट होता है। ठीक है सर, टू अट्रैक्शन कैसे होता है चार्ज? देखो सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। अब आपका जो ये अनचार्ज बॉडी है, उसका पी वाला फेस जो है वो निगेटिव चार्ज हो गया, तो वो पॉजिटिव पे अट्रैक्ट नहीं करना चाहेगा। इसीलिए वो चार्ज जो होता है ये इंडक्शन के साथ पहले चार्ज कर रहा है सामने वाले को, तब अट्रैक्ट कर रहा है। सेकेंड पॉइंट में फर्स्ट वर्ड क्या है? वेन है, नहीं फेस है, फेस सिद्धांत फेस है, फेस पी। इंडक्शन इज बेस्ट मेथड टू चार्ज बॉडी देन कंडक्शन? नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों की अपनी अपनी जरूरत है, कोई बेस्ट मेथड नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। अभी इंडक्शन में आपने बहुत शुरुआती स्टेज पढ़ा है, आपने ये देखा है कि इंडक्शन में चार्ज कैसे रीअरेंज हुआ है। ठीक है, इज इट क्लियर? क्या सबको यहां तक समझ में आ गया? सब लोग लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब छोटे छोटे पॉइंट्स में खत्म हो जाएगा। कल्याणी ने पूछा है, पहले राघवेंद्र ने पूछा है सर कैन इंडक्शन हैपन विद चार्ज चार्ज बॉडी? नहीं राघवेंद्र, दैट कांट बी पॉसिबल। ये तब हो सकता है राघवेंद्र जब एक बॉडी बहुत ही चार्ज हो और दूसरे बॉडी के पास बहुत ही स्मॉल चार्ज हो। ठीक है राघवेंद्र, अगर एक बॉडी के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर चार्ज हो और दूसरे के पास बहुत ही कम चार्ज हो, देन एक दो चार्ज बॉडी के बीच में पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कल्याणी ने पूछा कि नेगेटिव चार्ज के पास दो ऑप्शन है ना, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, कैसे? नहीं, वो नेगेटिव चार्ज आप एक तरीके से कह सकते हो कल्याणी कि इक्विलिब्रियम है, दोनों तरीके से अट्रैक्ट हो रहा है, तो नेट फोर्स उस पे क्या है? जीरो है। ठीक है, प्राची ने पूछा है कि सर इंडक्शन में चार्ज ट्रांसफर नहीं होता क्या? नहीं होता प्राची, इंडक्शन में तो चार्ज का कोई लेना देना ही नहीं है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो है ही नहीं ना, वो तो बस एक इन्फ्लुएंस कर रहा है, चार्ज को रीअरेंज कर दे रहा है। ठीक है सर, फिगर भी बना ले। बिल्कुल आनंद, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर भी बनाए। थर्ड पॉइंट का फर्स्ट वर्ड फेस है, निधि फेस पी। थर्ड पॉइंट का फर्स्ट वर्ड है फेस। तो कंडक्शन इंडक्शन कभी एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सिद्धांत। चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के, एक सेकेंड, वैष्णवी ने पूछा चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के चार्ज को इंड्यूस कर रहा है? चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के चार्ज को इंड्यूस कर रहा है, ये स्टेटमेंट इतना अच्छा नहीं है वैष्णवी। एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्जेस को रीअरेंज कर रहा है, ठीक है, और एक साइड को पार्शियली नेगेटिव, दूसरे साइड को पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बना रहा है। राघवेंद्र, तो सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ सकते हैं जब कुछ इलेक्ट्रॉन एटम से भी नहीं निकल सकते? नहीं देखो राघवेंद्र, इसका पॉइंट यही है कि वही इलेक्ट्रॉन आएंगे जो फ्री होंगे, जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो राघवेंद्र, देखो ये एक विजुअलाइजेशन है कि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन एक्चुअल थॉट ये है कि अगर एक साइड नेगेटिव पार्शियली आ जाएगा तो दूसरे साइड पार्शियली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकल सकते हैं? सारे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे वही बाहर निकल सकते हैं, है ना? इसलिए हम लोग कंडक्टर वर्ड यूज कर रहे हैं, सारे वर्ड्स सारे कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
अब थोड़ा सा हम लोग इसके भी पार्ट्स टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इंडक्शन। ठीक है, अनचार्ज बॉडी को पोलराइज कर रहा है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं मीनू, दैट्स बेटर वर्ड टू यूज, दैट्स बेटर वर्ड। इसको हम लोग कह सकते हैं कि अनचार्ज बॉडी को ये पोलराइज कर दे रहा है एक तरीके से। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब एक रविशंकर के सवाल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। रविशंकर ने जो पूछा था कि सर परमानेंट है कि टेम्पररी है, इस बात को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो अब मैं फिर से वही आ रहा हूं कि मैंने क्या किया, एक चार्ज बॉडी लिया और एक अनचार्ज लिया। एक अनचार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को पास लेके आए, तो इधर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, इधर वाला क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये सब बातें अभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, अरेंज हो गया। लेकिन जब हम इस चार्ज बॉडी को रिमूव कर देंगे तब क्या होगा? तो अगर मैं बोलूं कि लिखो, अगर यहां लिखो कि व्हेन चार्ज बॉडी इज रिमूव्ड, व्हेन चार्ज बॉडी इज रिमूव्ड, व्हेन चार्ज बॉडी इज रिमूव्ड, तब क्या होगा? चार्ज बॉडी इज रिमूव्ड, तो फिर से सारे के सारे चार्जेस अपने पुराने तरीके से रीअरेंज हो जाएंगे, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या जो पुल कर रहा है चार्जेस को? नहीं। तो जब अगर ये चार्ज बॉडी को हम बगल से हटा लेंगे तो चार्जेस फिर से अपने तरीके से क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, जैसे पहले थे। जैसे चार्जेस पहले थे वैसे ही फिर से क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। क्या हम कह सकते हैं इसका मतलब है कि इंडक्शन से टेम्पररी चार्जिंग हुई? रविशंकर समझ में आ रहा है क्या? ये चार्जिंग जो हुई परमानेंट नहीं थी, ये तो टेम्पररी चार्जिंग रही। जैसे ही हटाया चार्ज बॉडी को वैसे फिर से नॉर्मल हो गया वो। तो इसीलिए कहते हैं कि व्हेन चार्ज बॉडी इज रिमूव्ड, इट अगेन गेट्स अनचार्ज्ड, और या इट चार्जेस अगेन रीअरेंज टू द इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो लिखते हैं यहां पे हम लोग, लिखते हैं हम लोग, व्हेन charge body is removed, when charged body is removed, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बनाएंगे सब लोग। when charged body is removed, charges in uncharged body rearrange themselves, rearrange themselves to initial position या पैटर्न, hence it's temporary charging। क्या सबको पहला पॉइंट क्लियर है? Hence why it's called temporary charging, because फिर से रीअरेंज होके उसी स्टेट में आ गया। तो कैसे कह सकते हैं कि अब ये परमानेंट है? रविशंकर क्लियर है आपको, जो आपने आपका सवाल था? होप सबको ये समझ में आ गया होगा कि जैसे ही चार्ज बॉडी को हम रिमूव करते हैं वैसे ही फिर से वो ओरिजिनल स्टेट में चला गया, मतलब कि ये टेम्पररी चार्जिंग है, परमानेंट नहीं हुआ। क्लियर है? सब लोग इस दोनों फिगर को बनाएंगे और ये स्टेटमेंट भी लिखेंगे। एवरीवन डू दिस।
Ari, induction takes place in the clouds. On surface, it's proper conduction. शिव ने पूछा है सर, चार्जिंग बाय इंडक्शन से पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है या नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू। शिवम, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फेसेस पे चार्ज इंड्यूस हुए हैं। अभी तक हमने देखा कि एक फेस पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे फेस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये ओवरऑल फुल्ली बॉडी चार्ज नहीं हुआ है, या कोई परमानेंट चार्जिंग नहीं हुई है बॉडी के अंदर। तो अभी भी आप कह सकते हो ओवरऑल बॉडी न्यूट्रल ही है, बट एक साइड नेगेटिव फेस हो गया, दूसरी साइड पॉजिटिव फेस हो गया। क्लियर है शिवम? और ये इंडक्शन ही सबसे ज्यादा पढ़ना है इस चैप्टर में। अपने को चैप्टर में अगले कैपेसिटर तक खाली इंडक्शन ही पढ़ना है। आई थिंक सबने लिख लिया होगा अब तक तो। लेकिन एक सवाल, एक पॉइंट आता है कि अगर हम परमानेंट चार्जिंग करना चाहें तो क्या करेंगे? परमानेंट चार्जिंग कैसे करेंगे? तो परमानेंट चार्जिंग बाय इंडक्शन के लिए हम लोग एक टर्म लाते हैं, अर्थिंग। अर्थिंग अर्थिंग तो मैं पहले आपको अर्थिंग समझा देता हूं क्या करता है। ठीक है, राघवेंद्र ने पूछा है कि सर एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, राघवेंद्र पहले तो एक समझना पड़ेगा आपको कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके पास अपने आप ही बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसी को हम लोग कंडक्टर भी कहते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो सब एटम के पास अपना अपना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो अंदर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कोई खास एनर्जी देने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, सिद्धांत ने पूछा है कि सर अनचार्ज बॉडी, सिद्धांत ने पूछा सर अनचार्ज बॉडी के ऑपोजिट साइड्स पे चार्ज प्लेस करेंगे तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा? अनचार्ज बॉडी के ऑपोजिट साइड्स पे चार्ज बॉडी प्लेस करेंगे, नहीं समझ में आया सिद्धांत? अनचार्ज बॉडी के ऑपोजिट साइड्स पे चार्ज बॉडी रखेंगे, नहीं तब नहीं होगा ना। देखो अगर आप कहना चाहते हो सिद्धांत की एक से ज्यादा चार्ज बॉडी रखेंगे, तब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा सिद्धांत, तब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा। फिर तो बात सिद्धांत आप कहना चाहते हो कि एक साथ दो तीन चार्ज बॉडी उसके आसपास रख देंगे तो क्या होगा? फिर तो कंबाइंड इफेक्ट लेना पड़ेगा हमें। ले लो जल्दी स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बजाय लिखते रहो सिद्धांत। स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़ो, सीधा सीधा लिखो कॉपी में साफ साफ। ले लिया है? चलो अब आते हैं हम लोग चार्जिंग ऑफ बॉडी, परमानेंट चार्जिंग ऑफ बॉडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, एनसीईआरटी में भी इसे खूब इंटेक्स क्वेश्चन दिए गए। तो परमानेंट चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करते हैं, बाय अर्थिंग। ये अर्थिंग करता क्या, थोड़ा समझ लीजिए आप। अर्थिंग का खेल समझ लोगे तो मुझे लगता है कि बाकी ये टॉपिक में दम नहीं है। अर्थिंग का बेसिक मतलब क्या होता है कि अर्थिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं। तो पॉजिटिव चार्ज समझने के लिए है, लिखवाऊंगा बाद में। तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही होता है तो मैंने आपको बताया था ये पोटेंशियल क्या हो जाता है, हायर हो जाता है। याद रखिएगा अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट होता है। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट होता है। तो आपके पास क्या हो गया, हायर पोटेंशियल और 0 वोल्ट हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज आपका क्या चाहेगा, आपका पॉजिटिव चार्ज किधर चाहेगा, मूव करना चाहेगा। पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव कर जाएगा। तो ये अर्थिंग क्या करेगा कि एक सरफेस पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो सबको ड्रैग आउट कर लेगा, अर्थ की तरफ खींच लेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर है क्या सबको, ये पॉजिटिव चार्ज कैसे फ्लो किया? मैंने बोला कि जिस फेस पे पॉजिटिव है वहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। क्लियर है? तो वो हायर पोटेंशियल सरफेस है और ये 0 वोल्ट है, तो हमेशा क्या होगा, हायर टू लोअर मूव कर जाएगा। अब एक एग्जांपल एक और लेता हूं मैं। मान लीजिए कि अंदर में मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, चार्ज मेरे पास नेगेटिव है, और इस बार फिर 0 वोल्ट है। याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है नेगेटिव वोल्टेज। इसका साफ मतलब है कि अब ये लोअर हो गया और ये हायर हो गया। क्लियर है क्या?
अब हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो लोअर टू हायर मूव करता है। बोलिए क्लियर है क्या? तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, अर्थ के अंदर दोनों चला जाएगा। मानते हो क्या सब लोग? अर्थिंग का मतलब क्या कह सकते हो? रिमूविंग एक्स्ट्रा चार्ज। ये आप लोग क्लास 10th में पढ़ा होगा, व्हाई डू वी यूज अर्थिंग। आपने पढ़ा था व्हाई डू वी यूज अर्थिंग, याद आ रहा है क्या? टू रिमूव एक्स्ट्रा चार्ज प्रोड्यूस इन अ बॉडी। क्या सबको क्लास 10th का याद आ रहा है क्या? व्हाई डू वी यूज अर्थिंग? वी यूज अर्थिंग टू रिमूव एक्स्ट्रा चार्ज इन अ बॉडी। बोलिए। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि अर्थिंग क्या होता है, बात की बात बाद में। क्या सबको अर्थिंग समझ में आ रहा है क्या? अर्थिंग कर क्या रहा है? एक्स्ट्रा चार्ज को रिमूव कर दे रहा है। अब हम आते हैं परमानेंट चार्जिंग की तरफ। अब हम आते हैं परमानेंट चार्जिंग की तरफ। ठीक है, अब हम परमानेंट चार्जिंग की तरफ आते हैं, हम समझ पाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम एक चार्ज बॉडी है, अगेन चार्ज बॉडी, और एक अनचार्ज बॉडी है। मान लीजिए पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव, सही बात है, नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया। अब हम जानते हैं कि अर्थिंग की वजह से, अर्थिंग की वजह से क्या हो जाएगा? अर्थिंग की वजह से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्जेस किधर मूव कर जाएंगे? टुवर्ड्स द अर्थ मूव कर जाएंगे। तो फाइनली अगर मैं देखूं, अगर मैं फाइनली देखूं कि हमारे पास अंदर में चार्जेस क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बचेगा क्या? अगर मैं बोलूं कि हमारे पास बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? नेगेटिव चार्जेस बचेगा क्या? बोलिए। क्या हमारे बॉडी में अब सिर्फ नेगेटिव चार्जेस बचेगा क्या? क्योंकि सरफेस के सारे पॉजिटिव चार्ज, सारे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए? टुवर्ड्स अर्थ चले गए, टुवर्ड्स अर्थ चले गए। सरफेस के सारे पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स अर्थ चले गए। क्लियर क्या? तो सारे अर्थ चले गए। तो अगर हम लोग व्हेन चार्ज्ड बॉडी, व्हेन चार्ज्ड बॉडी and earthing is removed, earthing is removed, अर्थिंग इज रिमूव्ड, दोनों हटा देंगे तो मेरे बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा क्या? क्या हमारी बॉडी सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगी क्या? जब सब कुछ हटा देंगे तो चार्जेस रीअरेंज हो जाएंगे। तो हमारे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ क्या नेगेटिव चार्ज बचेगा क्या? बोलिए। क्या सबको ये बात समझ में आए क्या? शिवम अर्थिंग हटा दिया ना, शिवम अर्थिंग हटा दिया ना। अर्थिंग सिर्फ एक फेस पे की है तो उधर जो चार्जेस थे सारे वही जाएंगे। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि अर्थिंग के हेल्प से हम इंडक्शन में कम परमानेंट चार्जिंग भी कर सकते हैं? रविशंकर अब क्लियर है क्या ये परमानेंट चार्जिंग है? शिवम अनम्यूट कर रहा हूं, पूछो शिवम। हाँ सर, ये पूछना था कि सर हम लोग चार्ज जितना जितना फास्ट मूव करता है उससे तेज थोड़ी ना रिमूव कर सकते हैं ये अर्थिंग। नहीं, अच्छा एक चार्ज मूव यहाँ कर पे जाए। शिव, मैं इसको लेके थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने फिगर थोड़ा ज्यादा बनाना चाहिए था हमें। ऐसे करते हैं कि सबसे पहले एक स्टेप पे ना पहले इंड्यूस करते हैं चार्ज, ठीक है शिवम? अगले स्टेप में अर्थिंग लगाते हैं। ऐसा नहीं कि अर्थिंग लगा के इंड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बोलूंगा कि आप फिगर जब बनाए तो ये मत बनाए, ठीक है? मैं जो बोल रहा हूँ वो फिगर बनाएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक चार्ज बॉडी लाइएगा कॉपी में और एक अनचार्ज बॉडी लाइएगा, ठीक है? ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव 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 हो जाएगा और सामने वाला पॉजिटिव 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 हो जाएगा, ठीक? अगले स्टेप में क्या कीजिएगा कि अभी ये प्लेस ही रखिएगा चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव वाला, और बगल में ये जो रहेगा इसको आप अर्थिंग अब कीजिएगा, ठीक है क्या? अब अर्थिंग किए। तीसरे केस में आप दोनों को हटाइए,
समझ में आ रहा है क्या शिवम? जो आपका डाउट था कि जब दोनों एक साथ होगा शिवम, तो उस केस में कैसे होगा, कौन फास्ट होगा कौन स्लो होगा? मैं कह रहा हूं अलग अलग, दोनों अलग अलग स्टेप है। पहले हम बॉडी को इंडक्शन से चार्ज कर देते हैं, फिर उसमें अर्थिंग लगाते हैं शिवम। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, चलिए। तो इसीलिए कह रहा हूं कि हम लोग पहले इंडक्शन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हम इस केस में लिख सकते हैं क्या कि बॉडी इज टेम्पररली चार्ज, बॉडी इज परमानेंटली चार्ज, बॉडी इज परमानेंटली चार्ज, परमानेंटली चार्ज। क्लियर है क्या? बॉडी इज परमानेंटली चार्ज। क्लियर है? आकाश ने पूछा सर पॉजिटिव कहा गया, आकाश पॉजिटिव अर्थ की तरफ, अर्थ में चला गया। आकाश पॉजिटिव जो होता है वो अर्थ में चला गया। घर में भी अर्थिंग का क्या करता है आपके? अर्थिंग का काम यही तो होता है कि जो एक्स्ट्रा चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है उसको क्या करे, वो ग्राउंड में लेके चला जाए। क्या सबको अर्थिंग का इंपॉर्टेंस क्लियर है क्या? क्या सबको ये बात समझ में आया कि अर्थिंग की वजह से बॉडी जो है वो कंप्लीटली चार्ज हो गया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर मैं आपको कहूं कि चलो एक और ट्राई करते हैं, इस बार हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं, नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा? पहले इंडक्शन हो जाएगा। अब इसमें सारे नेगेटिव चार्ज अर्थिंग से मूव कर जाएंगे, मेरे बॉडी के पास सिर्फ क्या बचेगा? बोलिए, क्लियर है क्या? हमारे बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो क्या हम अर्थिंग के मदद से हम ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? बोलिए, क्या आपको ये समझ में आया कि हाउ कैन वी डू टेम्पररी और परमानेंट चार्जिंग थ्रू मेथड ऑफ इंडक्शन? देखो छोटी चीजें हैं, एनसीईआरटी 4 लाइन में निपटा के आगे बढ़ जाता है इसको। एनसीईआरटी 3 से 4 लाइन में, आपको शायद ये इसका एग्जिस्टेंस भी एनसीईआरटी में मिलना मुश्किल हो जाए। ठीक है, लेकिन बहुत सी चीजें हम यहाँ पे सीख रहे हैं। इंडक्शन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पूरा चैप्टर में आते रहेगा ये। आनंद लास्ट स्टेप में क्या कह रहा हूं कि अर्थिंग को हटा दोगे पहले, तो अर्थिंग हटा दोगे तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। पॉजिटिव चार्ज जो बचेगा, अब वो पॉजिटिव चार्ज को हम रीअरेंज कर जब हटा देंगे, सामने वाला नेगेटिव चार्ज भी हटा देंगे, तो चार्जेस रीअरेंज हो जाएंगे, तो पूरे के पूरे बॉडी में पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा। पहले भी जब चार्ज बॉडी को हटाते थे तो चार्जेस रीअरेंज होते थे ना, लेकिन पहले दोनों रहते थे, लेकिन अब तो सिर्फ मेरे पास एक ही पॉजिटिव ही बच रहा है, तो वही रीअरेंज हो जाएगा। क्लियर है क्या? राघवेंद्र ने पूछा है कि सर नेगेटिव चार्ज तो लोअर टू हायर मूव करता है। राघवेंद्र याद रखिएगा, नेगेटिव चार्ज है मतलब पोटेंशियल भी नेगेटिव में है और ये जीरो है। आप बताइए मुझे कौन लोअर है और कौन हायर है? राघवेंद्र, क्या आपको नहीं, आप नहीं समझ रहे कि जीरो हायर होगा और ये लोअर होगा? बोलिए राघवेंद्र, इज इट क्लियर? तो लोअर टू हायर मूव नहीं कर जाएगा। पॉजिटिव के केस में हायर टू लोअर मूव कर रहा था। मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हायर टू लोअर जाता है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव पोटेंशियल हायर पोटेंशियल है, हायर टू लोअर चला गया। आप अर्थिंग पॉजिटिव को करें चाहे नेगेटिव को करें, वो दोनों को रिमूव कर देगा। पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो हायर टू लोअर मूव कर जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो होगा वो लोअर टू हायर मूव कर जाएगा। क्लियर है? चलिए अब अपने एक आज के थोड़ा थ्योरेटिकल एक टॉपिक पे आते हैं, वो है डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड कंडक्शन। ठीक है, देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड कंडक्शन। चलो मैं देखता हूं कितने लोग बता सकते हैं इसका डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड कंडक्शन। चलिए कौन बताएगा डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड कंडक्शन?
एनीवन? कर लो हैंड रेस, बताने का मन है तो। डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड कंडक्शन। हाँ चलो, एक तो डेफिनेशन आ गया, कंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इंडक्शन में कांटेक्ट नहीं होता। चलो मान लिया, पहला डिफरेंस मुझे मिल गया। कंडक्शन विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट, कंडक्शन लिख लेता हूं, कंडक्शन विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट, एग्जाम में खूब आता है ये, विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट। और कंडक्शन में क्या हो जाएगा? कंडक्शन विद डायरेक्ट कांटेक्ट, विद डायरेक्ट कांटेक्ट। चलो अभी इसके अलावा बताओ। मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड देखता हूँ, हैंड रेस किया कुछ लोगों ने। चलो मेरे पास निधि ने हैंड रेस किया, ठीक है। चलो निधि बोलिए। फिर इंडक्शन में फिर एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं होता और कंडक्शन में होता है। एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं होता है, ठीक है ठीक है, चलिए देखते हैं, ये हो सकता है, लेकिन अगेन ये तो डेफिनेशन से रिलेटेड ही है। कोई और बताइए, कोई और? आद्या बताना चाहती हैं, बोलिए आद्या। सिमिलर चार्ज प्रोड्यूस होते हैं कंडक्शन में, और इंडक्शन में इक्वल और अपोजिट। एक्सेलेंट। कंडक्शन में हमेशा सिमिलर चार्ज प्रोड्यूस होता है, सिमिलर चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, सिमिलर चार्ज इज प्रोड्यूस्ड। इंडक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, इक्वल एंड ऑपोजिट। भाई कंडक्शन में जो चार्ज रहेगा वही ना देगा, तो भाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देगा, सिमिलर चार्ज देगा, ऑपोजिट चार्ज इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन इंडक्शन में ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होता है, चार्ज इज प्रोड्यूस्ड। चलिए अगला बताइए। इसके अलावा किसी ने, आयुषी ने हैंड रेस किया है, राघवेंद्र ने हैंड रेस किया। चलो आयुषी आपके पास आता हूँ, बोलिए राघवेंद्र। सर इंडक्शन में जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा और कंडक्शन में डिक्रीज करता है अमाउंट ऑफ। नहीं वो तो तुम प्रोसेस की बात करो, फाइनल तो सेम ही रहेगा ना, फाइनल में दोनों में चेंज नहीं होगा। कंडक्शन में तुम कह रहे हो प्रोसेस में ना, प्रोसेस में चलो तो चलो चार्ज बढ़ेगा घटेगा वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल तो चार्ज फाइनली सेम ही रहेगा, तो ये नहीं कह सकते। कुछ और बताओ, और बताओ। एक और पॉइंट है, मैं वो ब्रॉड पॉइंट को, जो 3 पॉइंट आपको लिखना होगा। शिवम ने अभी हैंड रेस किया, शिवम को बोल देखता हूँ। शिवम बताओ। सर कंडक्शन का सर कंडक्शन में चार्ज ऑफ फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, लेकिन इंडक्शन में पोलराइजेशन ऑफ चार्ज की वजह से। ठीक है, बढ़िया पॉइंट है। यानी आप जो कहना चाहते हो कि इंडक्शन में चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू पोलराइजेशन, चार्ज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। वैसे पोलराइजेशन से बहुत ज्यादा मैं उसको प्रमोट नहीं करता हूँ कि पोलराइजेशन सही वर्ड नहीं है, लेकिन अगला इसमें क्या होता है, कंडक्शन में क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, चार्ज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। मैं इसमें भी थोड़ा सा लिखना चाहूंगा, प्रोड्यूस की जगह ट्रांसफर्ड वर्ड यूज होगा बेटा। चलिए आगे। सानिया ने बोला था फ्लो ऑफ चार्ज कंडक्शन वाले इंडक्शन, नहीं सेम ही बात है वो तो। आकाश सेम बात है, चार्ज ट्रांसफर वाले। राघवेंद्र ने हैंडल्स किया, राघवेंद्र बोलिए। सर जब मतलब कंडक्टर में अगर कांटेक्ट रिमूव करते हैं तब भी उसमें चार्ज रहता है, लेकिन अगर ये इंडक्शन में हटाते हैं तो वो चार्ज मतलब दोबारा न्यूट्रल हो जाता है। तो आप बोल रहे हो कि एक में परमानेंट होता है सिर्फ, एक में टेम्पररी और परमानेंट दोनों होता है। ठीक है, अब ये सब डेफिनेशन हम लोग, ये सब जो आप बता रहे हो ना, ये सब कहानी सब चलेगा अगर 5 नंबर का सवाल आ जाए तो। जब 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा पिन पॉइंट लिखे हम लोग, एग्जैक्ट फाइनल आंसर है। हाँ चलिए शिवम बताइए, लास्ट मौका है आपके पास।
सर कंडक्शन के लिए हम लोग को एक कंडक्टर का जरूरत पड़ता है, लेकिन इंडक्शन में किसी भी कंडक्टर मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। अब शिवम तुम मान लियो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब शिवम इसको एसएसटी बनाने लगा है। देखो एसएसटी के साथ कोई आप नहीं, क्या होता है कि अगर 3 नंबर का सवाल है तो 3 पॉइंट है, ठीक है। अध्ययन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, साइज। वेरी गुड। सबसे जो बड़ी बात है, जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, induction do not depend upon size, do not depend upon shape and size of conductor, do not depend on shape and size। इन आपको भी पता है कंडक्शन डिपेंड ऑन शेप एंड साइज, पोटेंशियल उसी से समझ में आता है ना, डिपेंड ऑन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। अगर कोई 3 पॉइंट एग्जाम में लिखना हो तो राइट दीज 3 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो मैं इतना टैलेंट समझ गया हूं कि आप 10-15 पॉइंट लिखाओ, ठीक है सर। एक में चार्ज तेजी से जाता है, दूसरे में स्लो जाता है, एक में भागते हुए जाता है, सब लिख लोगे तुम लोग, ठीक है। अब निधि ने हैंड रेज किया, निधि बोलिए। सर कंडक्शन विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट लिखना सही रहेगा? कंडक्शन विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट ना, हाँ लिखना क्यों नहीं सही रहेगा? डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब जो वायर भी लगा रहे हो डायरेक्ट ही कांटेक्ट है, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो 3 इंसानों वाले डेफिनेशन टिक मार्क किए हुए। उसके अलावा आप जितनी कहानियां बना रहे हो प्रैक्टिकली कोई गलत नहीं है उसमें। तो आप जो लिख रहे हो ना वो 5-6 नंबर का जैसे नहीं होता है कि एसएसटी का क्वेश्चन बना रहे थे, एक क्वेश्चन एक ही पॉइंट आता था और लिखना है 5 नंबर का, तो मानते थे, लिख ही लेते थे। तो ये वही वाला है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको कंडक्शन इंडक्शन क्लियर हो गया? बहुत लोगों ने हैंड रेज किया है। आई थिंक आगे बढ़ते हैं ना, तो काफी डिस्कशन हो चुका है। तो वैष्णवी ने हैंड रेज किया, वैष्णवी बोलिए। सर ये हो सकता है इसमें कि मतलब टोटल चार्ज सेम रहते हैं इंडक्शन में, क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं ना। मैंने कहा ना वैष्णवी कि 3 नंबर के बाद अगर 10 नंबर का आ जाए तब के लिए सब पॉइंट्स अच्छे रहेंगे, है ना। बाकी 3 नंबर वाले में साइज पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट कांटेक्ट वाला पॉइंट जाएगा और तीसरा जाएगा सिमिलर चार्ज होता है कि ऑपोजिट चार्ज होता है। ये 3 यूनिक पॉइंट्स है। बाकी सारा पॉइंट एक ही जगह कंक्लूड कर रहा है। टोटल चार्ज तो दोनों में सेम रहना है, कंडक्शन इंडक्शन। आकाश ने बोला सर लास्ट पॉइंट बताइए एक बार। आकाश मैंने बताया शेप एंड साइज वाला पूछ लो। कंडक्शन में याद है हमने रेडियस को कंसीडर किया था पोटेंशियल के लिए Q/R। तो वहां पे शेप एंड साइज पे बहुत डिपेंड करता है कि कंडक्शन कैसा होगा। लेकिन इंडक्शन में शेप एंड साइज का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए तीसरा बाई फ्रिक्शन, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। लास्ट टॉपिक पे आया हूं मैं, मेथड ऑफ चार्जिंग पे, बाई फ्रिक्शन, ठीक है। बाई फ्रिक्शन पे जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि जब 2 बॉडी को रब करते हैं एक दूसरे से तो कुछ हीट जनरेट होता है। उस हीट के जनरेशन की वजह से पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाए। क्लियर है? इस प्रोसेस में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज की वजह से दोनों बॉडीज क्या हो जाते हैं, चार्ज होते हैं। कैसे? इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज हो जाते हैं। फ्रिक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल जो एनसीईआरटी देता है, मैं वो बताना चाहता हूं आपको। वो देता है ग्लास रॉड और सिल्क। ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो इस केस में ग्लास रॉड के लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सिल्क में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसके वजह से जो ग्लास रॉड होता है वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से दोनों के पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री है। जिसके पास लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होंगे वहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर समझना है कौन सा बॉडी पॉजिटिव होगा कौन सा बॉडी नेगेटिव होगा तो बहुत हद तक आपको उसका केमिस्ट्री समझना पड़ेगा। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है क्या? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि बाय व्हेन फ्रिक्शन ड्यूरिंग
when two bodies are rubbed, when two bodies are rubbed against each other, two bodies are rubbed against each other, are rubbed against each other, and two bodies are rubbed against each other, heat is produced due to friction. Heat is produced due to friction. ठीक है, अब हीट प्रोड्यूस हुआ फ्रिक्शन की वजह से, अब हीट प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू दिस, some electrons gain energy and are transferred from one body to another. ठीक है, equal and opposite charges are produced. Equal and opposite charges are produced. डन, हो गया। फ्रिक्शन में और कुछ नहीं जानना है अपने को, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हूं मैंने, एग्जाम्पल दिया हुआ मैंने एग्जाम्पल दिया है ग्लास रॉड का, ग्लास रॉड एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बाद में आप पूछोगे मेरे से, मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। इसके अलावा इसकी कहीं कोई जरूरत नहीं है, कहीं कोई जरूरत नहीं है इसकी। टॉपिक यहीं से खत्म होता है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग खत्म हो गया और थ्योरेटिकल टॉपिक्स इस चैप्टर के खत्म हो गए अभी। अब हम लोग एंटर करेंगे न्यूमेरिकल्स में, और यहीं से चैप्टर्स में इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होना चाहिए। आप थ्योरी को ठीक से पढ़े, एनसीईआरटी को रिवीजन करें। आप 12th में आप समझ लीजिए कि आपने सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर कर लिया। अब हम लोग अगले हर टॉपिक में न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। हर एक टॉपिक का पढ़ा हुआ न्यूमेरिकल्स अगले वाले में ऐड होता जाएगा। बिल्कुल, इन प्रोडक्शन ऑफ लाइटनिंग ऑल थ्री विल वर्क। बिल्कुल, देखो लाइटनिंग में बेसिकली बहुत से प्रोसेस होते हैं। इंडक्शन भी होता है, एंड में कंडक्शन भी होता है। फ्रिक्शन फॉर नॉट श्योर फ्रिक्शन क्या होता है, बट फ्रिक्शन के बारे में कहते हैं हम लोग कि दो क्लाउड्स के बीच में फ्रिक्शन की वजह से ही चार्जेस प्रोड्यूस, जनरली लाइटिंग प्रोड्यूस होती है। ठीक है, चलो कुछ है और तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए होमवर्क है, आप एनसीईआरटी को पहले चार्जिंग तक पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि अगले क्लास से हम सीधे न्यूमेरिकल्स पे जंप कर जाएंगे। कूलम्स लॉ चलेगा हमारा, फील्ड चलेगा, पोटेंशियल चलेगा, कैपेसिटर चलेगा, डाइपोल चलेगा, 5 चीजें हैं, सब न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शंस ऑलमोस्ट खत्म हो गया। हम बेसिक जो फोकस था हमारा, चार्ज, हाउ चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड, ये हमने पढ़ लिया अभी तक। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज के भले 2 टॉपिक्स बहुत बड़े क्वेश्चन के सोर्स नहीं है हमारे लिए। ठीक है, बोलिए निधि। सर वो जो एग्जांपल दिए है उसमें मतलब एक बार फिर से बता देना, वो पॉजिटिव नेगेटिव जो लिखे हैं एक बार फिर से। ग्लास रॉड लिया निधि, ग्लास रॉड लिया और एक सिल्क लिया, ठीक है, दोनों को रब करना ग्लास रॉड से। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड, सिल्क में ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई क्या? यस सर। क्या हो गया? तो पॉजिटिव चार्ज हो गया और नेगेटिव चला गया। नेगेटिव हो गया ना, बस इतना ही, और कुछ नहीं। सर मतलब रब करने से चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, इसमें यही है। इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम glass rod to what, silk। ठीक है, चलिए वैष्णवी का स्लाइड ऊपर करिए। वैसे स्लाइड तो मैं तुरंत दे रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, चलिए राघवेंद्र हैंड रेज किया है, राघवेंद्र पूछिए। सर चार्जिंग ऑफ बॉडी करने का मतलब क्या, वो 0 to मतलब 0 से बढ़ रहा है या अपने इनिशियल चार्ज से बढ़ रहा है? देखो चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग जब हम पढ़ रहे हैं ना,
जैसे हमने कंडक्शन में न्यूमेरिकल्स किया था, आपने देखा होगा कि चार्ज बॉडी को भी चार्ज जा रहा था, ठीक है, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए किया है सिर्फ हमने, समझे। जनरली मेथड्स ऑफ चार्जिंग में अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना ही कहते हैं, ठीक है। कंडक्शन में भी वही बात कहते हैं हम लोग और इंडक्शन में भी वही बात कहते हैं, अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना, यही हमारा ये टॉपिक था। क्योंकि न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं कि कैसे पोटेंशियल सेम हो जाता है, इसके लिए हमने वहां पे आपने देखा होगा हमने ये हमने दोनों में चार्ज बॉडी वाला एग्जांपल यूज किया है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूं।